हेलो बच्चा, आज का लेक्चर बहुत 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 इंपॉर्टेंट लेक्चर है बेटा। एक क्वेश्चन आपको यहाँ से 100% देखने को मिलेगा पेपर के अंदर। ठीक है, आपका जो आपने हेडिंग देख ही ली होगी, हम लोग एंथैल्पी को पढ़ने वाले हैं। अब पहले मैं आपको ब्रीफ कर देती हूँ कि हमें पढ़ना क्या क्या है। देखो बेटा, हम एंथैल्पी को पढ़ेंगे कि एंथैल्पी होती क्या है। ठीक है, किस किस फॉर्मूले के साथ ये रिलेट करती है, मतलब किन किन टर्म्स के साथ हमको इसका रिलेशन देखना है। तो जितना भी आपके पास फॉर्मूले हैं बेटा, जो आपके न्यूमेरिकल्स में काम आएंगे, वो सारे के सारे हम यहाँ पर पढ़ेंगे। क्लियर है। हम यहाँ पर बॉम कैलोरीमीटर है बेटा, उसकी वर्किंग के बारे में पढ़ेंगे कि किस लिए यूज किया जाता है, किस तरह से आपके पास काम करता है बेटा, का कैसे आपके पास न्यूमेरिकल्स काम करेंगे, कौन कौन से न्यूमेरिकल्स हैं जो आपको ध्यान में रखने हैं रिलेशन के अंदर, ताकि आप बॉम कैलोरीमीटर के न्यूमेरिकल्स हैं वो बहुत इजीली आप सॉल्व कर पाओ बेटा। ठीक है, साथ में जो हमारे पास टाइप्स ऑफ एंथैल्पीज हैं, किस किस तरह की एंथैल्पीज हैं जो आपको न्यूमेरिकल की स्टेटमेंट में देखने को मिलेगी बेटा, स्टेटमेंट को समझने में जो आपको मदद करेगी। तो उन टाइप्स ऑफ एंथैल्पीज के बारे में भी हम लोग यहाँ पर पढ़ने वाले हैं। तो बहुत इंपॉर्टेंट लेक्चर है। एक क्वेश्चन बेटा आपको यहाँ से देखने को मिलेगा ही मिलेगा। ठीक है, जनरली न्यूमेरिकल आता है बेटा, 1 नंबर के अंदर आपके पास एमसीक्यू यहाँ से आता है। तो आपको बड़े ध्यान से समझना है। न्यूमेरिकल आप तभी कर पाओगे जब आपका कौन कौन से फॉर्मूले किस तरह से यूज करने हैं, ये वाली वीडियो को आप बड़े ध्यान से देख पाओगे। तो अगली वीडियो के अंदर हम न्यूमेरिकल की बात करेंगे। चलो पहले कंसेप्ट को पढ़ते हैं। देखो बेटा, आपके पास एंथैल्पी क्या होती है, हमें एंथैल्पी के बारे में सबसे पहले समझना है। अब देखो बेटा, एंथैल्पी का मतलब आपके पास होता है हीट कंटेंट से। अब हीट कंटेंट का मतलब क्या है? इसका मतलब है, मान लिया कि ये मेरे पास कोई भी सिस्टम है, मुझे इस सिस्टम की एंथैल्पी के बारे में बात करना है। तो सिस्टम का मतलब आपके पास है कि इस सिस्टम के अंदर जो टोटल एनर्जी स्टोर होती है ना बेटा, अगर प्रेशर भी कांस्टेंट मैंने रख दिया, अगर मैंने यहाँ पे टेम्परेचर को भी कांस्टेंट रख दिया, तो इस सिस्टम की टोटल एनर्जी स्टोर है, उसी को हम लोग क्या बोलते हैं? एंथैल्पी बोलते हैं। क्लियर है? मतलब इट इज द, आप क्या बोल सकते हो, इट इज द टोटल एनर्जी, टोटल अमाउंट ऑफ एनर्जी स्टोर्ड इन द सिस्टम, in a system at constant temperature and pressure is known as the enthalpy। अगर मैं मैथमेटिकली बात करूं बेटा, तो जो एंथैल्पी होती है, एंथैल्पी को हम लोग एच से डिनोट करते हैं। तो एंथैल्पी मैथमेटिकली हम कैसे डिफाइन करेंगे? इट इज द सम ऑफ द इंटरनल एनर्जी, दैट इज द यू, एंड पीवी वर्क। आपके पास प्रेशर आपके पास है, वी का मतलब वॉल्यूम है बेटा, प्रेशर वॉल्यूम एनर्जी कहो या प्रेशर वॉल्यूम वर्क के इक्वल आपके पास होती है। मतलब एच की वैल्यू है वो यू प्लस पीवी के इक्वल होती है। अब बेटा, जब भी आपको एच निकालना होता है ना, एच की वैल्यू कभी भी एब्सोल्यूट एक्यूरेट वैल्यू आपको कभी नहीं मिलती जब भी आप एच निकालने जाते हो। अब एच की एक्यूरेट वैल्यू नहीं निकलती, तो आप हमेशा क्या करते हो? डेल्टा एच निकालते हो बेटा। ठीक है, डेल्टा एच का मतलब है कि आपके पास फाइनल एंथैल्पी है, माइनस में आपके पास इनिशियल एंथैल्पी है बेटा। तो डेल्टा एच आपको यहाँ पर हमेशा निकालनी पड़ती है। आप बोलते हो इट इज इम्पॉसिबल टू डिटरमाइन द एब्सोल्यूट वैल्यू ऑफ द एंथैल्पी, सो वी डिटरमाइन द चेंज इन एंथैल्पी। ये हम पढ़ चुके हैं कि एंथैल्पी एक एक्सटेंसिव प्रॉपर्टी होती है बेटा, और एक साथ में क्या होता है? स्टेट फंक्शन आपके पास होता है। अब थोड़े से फॉर्मूले जनरेशन है, वो हम लोग बात कर लेते हैं। ठीक है, देखो बेटा, हमने क्या पढ़ा है? हमने ऑलरेडी पढ़ लिया है कि एच की वैल्यू यू प्लस पीवी के इक्वल होती है। अब एच कभी एब्सोल्यूट वैल्यू निकलती नहीं है बेटा, तो आप क्या निकालते हो? डेल्टा एच निकालते हो। अगर मैं डेल्टा एच निकालूंगी तो क्या हो जाएगा? डेल्टा यू प्लस में आपके पास डेल्टा ऑफ पीवी हो जाएगा। और अगर इस सिचुएशन के अंदर मैंने प्रेशर को कांस्टेंट रख लिया बेटा, तो डेल्टा एच की वैल्यू क्या हो जाएगी? डेल्टा यू प्लस पी डेल्टा वी आपके पास आ जाएगा। ये आपको ध्यान में रखना है, सीधा फॉर्मूला ध्यान में रखना है कि अगर प्रेशर कांस्टेंट है बेटा, डेल्टा एच की वैल्यू क्या होती है? डेल्टा यू प्लस पी डेल्टा वी आपके पास देखने को मिलती है। अब साथ में ध्यान में रखो, अगर मैं यहाँ से रिलेट करके दूसरा फॉर्मूला जनरेट करती हूँ बेटा, तो आपने देखो फर्स्ट लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स आपने पढ़ा है, याद आया? पिछले लेक्चर के अंदर हमने एक रिलेशन पढ़ा था कि डेल्टा यू किसके इक्वल होता है? क्यू वी के इक्वल होता है। अगर थोड़ा सा ध्यान नहीं है बेटा, एक रिलेशन आपको ध्यान करवाऊंगी, तो मैं थोड़ा सा रिवाइज भी करा देती हूँ। आपके पास डेल्टा यू क्यू वी कैसे आता था? हम पढ़ते हैं डेल्टा यू आपके पास होता है बेटा क्यू प्लस डब्ल्यू होता है, फर्स्ट लॉ ऑफ थर्मोडायनामिक्स आपको ये बोलता है।
अब क्यू, क्योंकि हम सिस्टम पे काम कर रहे हैं, तो डेल्टा यू की वैल्यू क्या हो जाएगी, क्यू माइनस में पी डेल्टा वी के इक्वल हो जाएगी बेटा। क्लियर है? अगर मैंने वॉल्यूम को कांस्टेंट रखा बेटा यहाँ पे, अगर देखो Q और आपको U के बीच में रिलेशन देखना है, तो अगर मैंने चेंज इन वॉल्यूम को ज़ीरो कर दिया, मतलब अगर मैंने बेटा वॉल्यूम को कांस्टेंट रख दिया, तो डेल्टा V क्या हो जाता है? ज़ीरो हो जाता है। और अगर ये टर्म ज़ीरो हो जाएगी बेटा, तो चेंज इन इंटरनल एनर्जी को हमने डिफाइन किया था, किसके इक्वल होता है? QV के इक्वल होएगा। मतलब आपके पास हीट रहेगी, आपके पास एब्जॉर्ब या लिबरेटेड हीट रहेगी बेटा, एट कांस्टेंट वॉल्यूम पे रहेगी, उसी को हम क्या बोलते हैं? डेल्टा यू बोलते हैं, चेंज इन इंटरनल एनर्जी बोलते हैं। ये हमने पिछले लेक्चर में भी पढ़ा था। अब यहाँ पर इसको यूज करेंगे, इसीलिए मैंने आपको रिवाइज करा दिया। ठीक है, अब देखो, अब इसी रिलेशन से हम दूसरा रिलेशन की कैसे बात करते हैं। फर्स्ट लॉ ऑफ थर्मोडायनामिक्स क्या कह रहा है? डेल्टा यू इक्वल टू क्यू प्लस में डब्ल्यू के इक्वल है। अब सिस्टम पे काम हो रहा है, तो हमने बोला डेल्टा यू इक्वल टू क्यू माइनस में पी डेल्टा वी के इक्वल आपके पास होता है। ठीक है, और अभी अभी हमने एक रिलेशन पढ़ा है बेटा आपके पास कि डेल्टा एच इक्वल टू डेल्टा यू प्लस में पी डेल्टा वी के इक्वल आता है। अब इस फॉर्मूले के अंदर डेल्टा यू हमने फर्स्ट लॉ ऑफ थर्मोडायनामिक्स से निकाला है। इस फर्स्ट लॉ ऑफ थर्मोडायनामिक्स के फॉर्मूले को इसी आपकी डेल्टा एच की वैल्यू पे, एंथैल्पी, चेंज इन एंथैल्पी पे अप्लाई कर देते हैं। तो वैल्यू को पुट करो, जैसे ही सब्सटीट्यूट करोगे, तो डेल्टा एच क्या हो जाएगा बेटा? डेल्टा यू की वैल्यू क्या है? क्यू माइनस में पी डेल्टा वी है, प्लस में पी डेल्टा वी आपके पास बेटा है। पी डेल्टा वी से पी डेल्टा वी कैंसिल हो गया, तो डेल्टा एच क्या हो जाएगा? क्यू पी हो जाएगा। क्यों? क्योंकि यहाँ पर ये फॉर्मूला कब बना है? जब हमने प्रेशर को कांस्टेंट रखा है। क्लियर है? तो यहाँ से ये दो चीजें जो हमने निकाली है ना बेटा, डेल्टा एच हमने निकाला है क्यू वी के इक्वल, और डेल्टा एच क्यू पी के इक्वल, डेल्टा यू आपके पास क्यू वी के इक्वल निकाला है। ये वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है। याद में कैसे रखते हैं? याद करने की ट्रिक होती है बेटा, देखो यूवी, आपने यूवी लाइट पढ़ी है ना, तो अगर डेल्टा यू होगा बेटा, तो वो क्यू वी के इक्वल होगा। और पीएच वैल्यू हमने पढ़ी है बेटा, तो अगर एच की बात की जाएगी, तो एच आपका पी से रिलेट करेगा, मतलब डेल्टा एच की वैल्यू क्या होगी बेटा? क्यू पी के इक्वल होगी। इस तरह से आपको यहाँ पे ध्यान में रखना है। ठीक है, एंथैल्पी चेंज का मतलब है कि टोटल सिस्टम है आपके पास एक कांस्टेंट प्रेशर के ऊपर कितनी हीट एब्जॉर्ब कर रहा है, कितनी हीट लिबरेट कर रहा है। और अगर मैं डेल्टा एच की बात कर रही हूँ बेटा, क्योंकि हम एच के बारे में बात कर रहे हैं आज, तो डेल्टा एच दो वैल्यू दे सकता है। या तो आपके पास इसकी वैल्यू नेगेटिव हो सकती है बेटा, या फिर आपके पास पॉजिटिव हो सकती है। दो केस आपके पास बनेंगे, और आपके पास दो तरह की रिएक्शन होती है। तो आप क्या बोलते हो? डेल्टा एच अगर बेटा नेगेटिव होता है, वो कब आता है? जब हम एक्सोथर्मिक प्रोसेस की बात करते हैं, एक्सोथर्मिक रिएक्शंस की बात करते हैं। एक्सोथर्मिक का मतलब क्या है? हीट बाहर आपके पास निकलती है, और अगर बाहर निकलेगी बेटा, तो डेल्टा एच की वैल्यू नेगेटिव आएगी आपके पास। और डेल्टा अगर एच पॉजिटिव है आपके पास, किसके लिए होता है? एंडोथर्मिक रिएक्शन के लिए होता है, जहां पर हीट सप्लाई की जाती है। सप्लाई की जाएगी, तो डेल्टा एच क्या होता है? पॉजिटिव आपके पास होता है बेटा। क्लियर है? तो देखो, अगर मैंने डेल्टा एच पढ़ा था बेटा, डेल्टा यू प्लस पी डेल्टा वी, पहला आज का फॉर्मूला जो हमने पढ़ा है, अगर मैंने यहाँ पे वॉल्यूम को कांस्टेंट कर दिया बेटा, डेल्टा वी आपके पास क्या हो जाएगा? ये वैल्यू जीरो हो जाएगी, तो डेल्टा एच किसके इक्वल आएगा? डेल्टा यू के इक्वल आ जाएगा। मतलब क्यू पी इक्वल टू क्यू वी हो जाता है, जब हमने वॉल्यूम को कांस्टेंट रखा है बेटा। ठीक है, ये आपको थोड़ा सा ध्यान में यहाँ पे रखना है। अब देखो, यहीं से एक फॉर्मूला और जनरेट होता है, ध्यान से समझना मेरी बात को। आपका आपका अगली चीज जो ध्यान में रखनी है, हमने पढ़ा है ना बेटा, पीवी किसके इक्वल होता है? एनआरटी के इक्वल होता है। ये आइडियल गैस इक्वेशन आपके पास है। ठीक है, अगर मैंने वॉल्यूम V1 के ऊपर बात करी बेटा, नंबर ऑफ मोल्स क्या हो जाएंगे? N1 हो जाएंगे। ठीक है, तो हम क्या बोल सकते हैं? पी वी वन इक्वल टू N1 RT के इक्वल है, जब मैंने वॉल्यूम और टेम्परेचर और प्रेशर को मैंने कांस्टेंट रखा है। और अगर मैंने V2 पे बात करा बेटा, तो पी वी टू इक्वल टू N2 RT आपके पास हो जाएगी। और अगर दोनों को माइनस कर दिया बेटा, तो क्या हो जाएगा? पी वी टू माइनस में V1 इक्वल टू N2 माइनस में N1 इंटू RT के इक्वल आ जाएगा। मतलब P डेल्टा V इक्वल टू आ गया बेटा डेल्टा एन आर टी के इक्वल आ जाएगा। बहुत इंपॉर्टेंट रिलेशन है। ठीक है, अब देखो, ये रिलेशन हमने निकाला है, मतलब पीवी किसके इक्वल है बेटा? एनआरटी के इक्वल है, ये हमने पढ़ा है ना। बस हमने यहाँ पे प्रेशर और टेम्परेचर को कांस्टेंट रख लिया, तो मैं क्या बोल सकती हूँ? पी डेल्टा वी इक्वल टू डेल्टा एनआरटी के इक्वल हो जाएगा बेटा। और हमने देखा है पहला ही रिलेशन, डेल्टा एच इक्वल टू डेल्टा यू प्लस में पी डेल्टा वी के इक्वल होता है बेटा। इसका मतलब यहाँ पे हम क्या बोल सकते हैं? क्यू पी इक्वल टू क्यू वी प्लस में आपके पास डेल्टा एनआरटी बोल सकते हैं। समझ में आया?
मतलब आपने डेल्टा एच की वैल्यू डेल्टा यू प्लस पी डेल्टा वी लिखी, इसी को मैंने लिख दिया डेल्टा एच इक्वल टू डेल्टा यू प्लस में डेल्टा एनआरटी, जो अभी अभी हमने फॉर्मूला जनरेट किया था। और डेल्टा एच किसके इक्वल होता है, क्यूपी के इक्वल होता है, डेल्टा यू क्यूवी के इक्वल होता है। तो इन दोनों फॉर्मूलों को आपको ध्यान में रखना है, ठीक है। अगर मैं यहाँ पे एक बार थोड़ा सा रिवाइज कराऊं बेटा, मुश्किल नहीं है, हमने दो ही चीज यहाँ पर इंपॉर्टेंट है, दो ही चीज में इंपॉर्टेंट है, डेल्टा एच आपका डेल्टा डेल्टा यू प्लस में पी डेल्टा वी के इक्वल है, और पी डेल्टा वी किसके इक्वल है, डेल्टा एन आर टी के इक्वल है बेटा। और डेल्टा यू किसका है, क्यू पी के इक्वल है, यू वी का रिलेशन है, ये क्यू वी के इक्वल है। बस यही चीज हमने पढ़ी है, इससे ज्यादा अभी तक हमने कुछ पढ़ा नहीं है। क्लियर है, ठीक है। देखो बेटा, हम यहाँ पे हीट कैपेसिटी की बात नहीं करेंगे, हीट कैपेसिटी बिल्कुल अलग लेक्चर के अंदर हम लोग यहाँ पे पढ़ेंगे। तो आगे सबसे पहले हम बात कर लेते हैं टाइप ऑफ एंथैल्पी की। अब हम पढ़ेंगे टाइप्स ऑफ एंथैल्पी। अब देखो बेटा, एंथैल्पी बहुत सारी टाइप की होती है, ध्यान से समझना मेरी बात। क्या हो सकती है, एंथैल्पी आपकी टोटल रिएक्शन की हो सकती है, मतलब एंथैल्पी ऑफ रिएक्शन हो सकता है, जिसको हम डेल्टा एन आर एच इस तरह से रिप्रेजेंट करते हैं। अब एंथैल्पी ऑफ रिएक्शन का मतलब क्या है, कि कोई भी एंथैल्पी, ये क्या होता है, इट इज द एंथैल्पी चेंज आपके पास व्हेन नंबर ऑफ मोल्स ऑफ रिएक्टेंट रिएक्ट्स completely completely to give products just as in the balance chemical equation। ठीक है। देखो, एंथैल्पी इक्वेशन रिएक्शन का मतलब है, पहला काम होता है रिएक्शन को बैलेंस करना बेटा। अब बैलेंस इक्वेशन के अंदर कितने नंबर ऑफ मोल्स आपके पास रिएक्टेंट के आपके पास कंप्लीटली रिएक्ट करके प्रोडक्ट दे रहे हैं, उस टाइम पे जो एंथैल्पी चेंज होता है बेटा, वही उसका एंथैल्पी ऑफ रिएक्शन आपके पास होता है। ठीक है। अब मैंने इसके अंदर, अगर मैंने यहाँ पे एंथैल्पी ऑफ फॉर्मेशन अगली टर्म की बात कर ली, एंथैल्पी ऑफ फॉर्मेशन का मतलब क्या बनेगा, एंथैल्पी ऑफ फॉर्मेशन का मतलब है कि वो एंथैल्पी चेंज जब एक मोल कंपाउंड आपके पास, एक मोल बेटा कंपाउंड है, वो फॉर्म होता है फ्रॉम इट्स कॉन्स्टिट्यूएंट एलिमेंट्स आपके पास। देखो, फॉर्मेशन की बात है, अपने कॉन्स्टिट्यूएंट एलिमेंट से आपके पास एलिमेंट्स को कंबाइन करके जब कोई मॉलिक्यूल आपके पास बनता है बेटा, वन मोल मॉलिक्यूल जब आपके पास बनता है, आपके पास यहाँ जो एंथैल्पी चेंज होती है वही उसकी एंथैल्पी ऑफ फॉर्मेशन हो जाएगा। मतलब इट इज द एंथैल्पी चेंज आपके पास अकम्पेनिंग द फॉर्मेशन ऑफ वन मोल ऑफ कंपाउंड फ्रॉम इट्स कॉन्स्टिट्यूएंट एलिमेंट्स आपके पास। ठीक है। अब एंथैल्पी ऑफ फॉर्मेशन हो गया, अगली टर्म हमारे पास आती है एंथैल्पी ऑफ कंबशन आपके पास। ठीक है। एंथैल्पी ऑफ कंबशन मतलब डेल्टा सी एच हम इसको लिख सकते हैं। अब एंथैल्पी ऑफ कंबशन का मतलब क्या होता है बेटा, कंबशन का मतलब क्या है, कि अगर मेरे पास कोई भी एक मोल सब्सटेंस है बेटा, आपने इसको कंप्लीटली बर्न कराना है, किसकी प्रेजेंस में कराओगे, इन द प्रेजेंस ऑफ एयर कराओगे, मतलब ऑक्सीजन की प्रेजेंस में कराओगे बेटा। ठीक है। तो यहाँ पर जो एंथैल्पी चेंज आएगा वही एंथैल्पी ऑफ कंबशन है, मतलब इट इज द एंथैल्पी चेंज एंथैल्पी चेंज टेकिंग प्लेस व्हेन द वन मोल ऑफ सब्सटेंस इज कंप्लीटली बर्न इन द प्रेजेंस ऑफ द ऑक्सीजन या इन द प्रेजेंस ऑफ एयर आपके पास, इट इज नॉन एज द एंथैल्पी ऑफ कंबशन। क्लियर है। अब अगर हम एंथैल्पी ऑफ सॉल्यूशन की बात करें बेटा, सॉल्यूशन का मतलब क्या होता है, सॉल्यूट प्लस सॉल्वेंट क्या मिलके बनाता है, सॉल्यूशन बनाता है। मतलब एंथैल्पी चेंज टेकिंग प्लेस व्हेन द वन मोल ऑफ सॉल्यूट इज डिसॉल्व इन द सॉल्वेंट एट अ पर्टिकुलर टेम्परेचर इज नोन एज द एंथैल्पी ऑफ सॉल्यूशन। कितना एंथैल्पी चेंज हुआ, जब हमने एक मोल सॉल्यूट को सॉल्वेंट के अंदर डिसॉल्व किया, उस एंथैल्पी चेंज को ही हम बोलते हैं बेटा एंथैल्पी ऑफ सॉल्यूशन। क्लियर है। आगे बात आती है एंथैल्पी ऑफ न्यूट्रलाइजेशन। न्यूट्रलाइजेशन, न्यूट्रलाइजेशन कब होता है बेटा, जब 1 ग्राम इक्विवेलेंट आपके पास एसिड का, एसिड के 1 ग्राम इक्विवेलेंट को न्यूट्रलाइज किया जाता है 1 ग्राम इक्विवेलेंट ऑफ बेस से।
देखो न्यूट्रलाइजेशन कब बनता है, जब एसिड और बेस दोनों मिक्स करते हैं बेटा, सॉल्यूट सॉल्ट बना लेते हैं, वही न्यूट्रलाइजेशन होता है। अब दोनों की सेम अमाउंट होनी चाहिए। 1 ग्राम इक्विवेलेंट ऑफ एसिड जब आपके पास बेटा आपके पास न्यूट्रलाइज करेगा 1 ग्राम ऑफ इक्विवेलेंट ऑफ बेस के साथ करेगा बेटा, तो यहाँ पर जो एंथैल्पी चेंज आएगा वो एंथैल्पी ऑफ न्यूट्रलाइजेशन आपके पास होगा। क्लियर है? इसके बाद बात आती है एंथैल्पी ऑफ एटमाइजेशन का। एटमाइजेशन, एंथैल्पी ऑफ एटमाइजेशन न्यूमेरिकल में देखने को मिलती है बेटा। दो वर्ड सबसे ज्यादा देखने को मिलते हैं, एंथैल्पी ऑफ फॉर्मेशन और एंथैल्पी ऑफ एटमाइजेशन। इसके बाद अगर कोई देखने को मिलेगा सबसे ज्यादा, तो आपको एंथैल्पी ऑफ कंबशन देखने को मिलता है। ठीक है। अब देखो एटमाइजेशन का मतलब क्या है? एटमाइजेशन का मतलब है कि एक मोल मेरे पास कोई भी सब्सटेंस है बेटा, और ये एक मोल स्प्लिट हो गया किसमें? अपने एलिमेंट्स के अंदर स्प्लिट हो गया, अपने कॉन्स्टिट्यूएंट एलिमेंट्स के अंदर बेटा स्प्लिट हो गया। ठीक है, तो यहाँ जो एंथैल्पी चेंज आएगा वो एंथैल्पी ऑफ एटमाइजेशन। एटमाइजेशन किया है मतलब सब्सटेंस को ब्रेक कर दिया बेटा, छोटे छोटे टुकड़ों में बांट दिया। क्लियर है? मतलब इट इज द एंथैल्पी चेंज व्हेन द वन मोल ऑफ द सब्सटेंस इज स्प्लिट इनटू इट्स कॉन्स्टिट्यूएंट एटम्स। इसी तरह से आपके पास होता है बेटा एंथैल्पी ऑफ फ्यूजन। फ्यूजन का मतलब क्या होता है कि जब एक मोल सॉलिड आपके पास लिक्विड में कन्वर्ट होता है बेटा, आपके पास अपने मेल्टिंग पॉइंट के ऊपर, तो उसे हम क्या कहते हैं? फ्यूजन बोलते हैं। फ्यूज का मतलब क्या होता है? आपके पास फ्यूजन मतलब मेल्ट होना आपके पास, तो एक मोल सॉलिड आपका लिक्विड में चेंज हो रहा है बेटा, वहां जो एंथैल्पी चेंज है वो फ्यूजन कहलाता है। वेपराइजेशन का मतलब क्या होएगा? सेम वे में जब एक मोल लिक्विड है बेटा, लिक्विड किस में जाएगा? आपके पास गैस के अंदर जाएगा। किस पे जाएगा? बॉइलिंग पॉइंट पे जाएगा। जब हम वेपर की बात करेंगे तो बॉइलिंग पॉइंट काम आएगा आपके पास, तो इसे क्या बोलेंगे? एंथैल्पी ऑफ वेपराइजेशन हम लोग बोलेंगे बेटा। क्लियर है? अगर मैं एंथैल्पी ऑफ सेम वे में अगर मैं एंथैल्पी ऑफ सब्लिमेशन की बात करूंगी बेटा, तो एंथैल्पी ऑफ सब्लिमेशन का मतलब है कि एक मोल सॉलिड आपके पास है बेटा, एक मोल सॉलिड है और वो डायरेक्टली किस में कन्वर्ट हो जाता है? गैस में कन्वर्ट हो जाता है, उसी को सब्लिमेशन बोला जाता है। ठीक है, तो आप क्या बोलोगे? इट इज द एंथैल्पी चेंज व्हेन द वन मोल ऑफ सॉलिड इज कन्वर्टेड इनटू डायरेक्टली कन्वर्टेड इनटू द गैस एट अ टेम्परेचर बिलो इट्स मेल्टिंग पॉइंट। मेल्टिंग पॉइंट से बिलो टेम्परेचर होना चाहिए, मोस्ट इंपॉर्टेंट बात है भाई, ये बात ध्यान में रखनी है। बिलो आपके पास आएगा बेटा, ठीक है, एट अ मेल्टिंग पॉइंट नहीं आएगा, क्योंकि वो हम ऑलरेडी फ्यूजन में आता है। बॉइलिंग पॉइंट वेपराइजेशन में आएगा, बिलो इट्स मेल्टिंग पॉइंट होना चाहिए, तभी आपके पास क्या होगा? सब्लिमेशन आपके पास यहाँ पर होगा। तो ये आपके पास कुछ एंथैल्पीज की वैल्यू थी बेटा, जो आपको ध्यान में रखनी थी। क्लियर है? अब देखो यहाँ पर थोड़ा सा शॉर्ट करते हैं। हमारा जो मेन फोकस है बेटा, ये न्यूमेरिकल है। 10 न्यूमेरिकल जो अगले लेक्चर में हम लोग सॉल्व करेंगे। तो ये देखो नोट्स के अंदर ये फॉर्मूले बेटा हम लोग पढ़ चुके हैं। इसके बाद ये वाला फॉर्मूला भी हमने जनरेट करना सीख लिया है। ये इसको डायग्राम से समझाया गया है। अगली बात आती है वो हमारे पास बॉम कैलोरी मीटर की आती है। वेरी 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 इंपॉर्टेंट भाई। ठीक है, 1 मार्क के अंदर क्वेश्चन यहाँ से देखने को मिलेगा ही मिलेगा। ठीक है, तो मैं जनरल लैंग्वेज में आपको पहले बॉम कैलोरी मीटर का मतलब समझा देती हूँ बेटा। देखो बॉम कैलोरी मीटर, देखो आपको नाम से पता चल रहा होगा बेटा, कैलोरी किससे रिलेट करती है? हीट से रिलेट करती है। मीटर का मतलब क्या होता है? मेजरमेंट से मतलब होता है। ठीक है, मतलब कैलोरीमीटर किसको बोलते हैं? जहां हम हीट को मेजर करते हैं। मतलब एक ऐसा इंस्ट्रूमेंट बेटा, एक ऐसा इंस्ट्रूमेंट जो आपका हीट मेजर करने के लिए करते हैं जिसे हम, वो आपके पास क्या होता है? कैलोरीमीटर होता है। अब बॉम्ब वर्ड का यूज क्या किया जाता है? जब हम सिस्टम को काम करते हैं ना बेटा, वहां पर एक स्टील वेसल लेते हैं। ठीक है, उस स्टील वेसल को ही हम क्या बोलते हैं? बॉम्ब, उसको हम रिप्रेजेंट करते हैं, क्योंकि वहां पर हमें आगे चल के आपको कंस्ट्रक्शन के अंदर समझ में आएगा, फ्यूल रखा जाता है आपके पास, उस वजह से हम उसको बॉम्ब बोलते हैं। एक बार आप कंस्ट्रक्शन को समझ लीजिए पहले। देखो बेटा, हमारे पास क्या होता है? इजी सी कंस्ट्रक्शन है वो मैं आपको बता रही हूँ। हमारे पास एक बॉक्स होता है इस तरह से। ठीक है, अब इस बॉक्स, ये जो बॉक्स आपके पास बना है ना बेटा, यहाँ जो आपके पास वॉल है वो एडियाबेटिक एडियाबेटिक वॉल्स हैं। मतलब कोई भी हीट एक्सचेंज ना हो पाए आपके पास, अंदर की हीट बाहर ना जाए। तो बाहर वाली जो वॉल्स होती हैं वो एडियाबेटिक वॉल्स होती हैं।
ठीक है? अंदर एक कंटेनर है, मतलब आप ये मान लो एक बाहर डिब्बा है, डिब्बे के अंदर डिब्बा रखा गया है। जो बाहर वाला डिब्बा है वो एडियाबैटिक है, मतलब जहाँ से हीट आर-पार नहीं जा सकती, और जो अंदर वाला आपके पास है बेटा, ये कंडक्टिंग वॉल आपके पास होती है। कंडक्टिंग वॉल का मतलब है कि ऐसी वॉल है जहाँ से हीट आपकी आर-पार यहाँ से जा सकती है, वो कंडक्टिंग वॉल है। तो डिब्बे के अंदर डिब्बा है। क्लियर है? अब इस कंडक्टिंग वॉल के अंदर यहाँ पे एक छोटा पास ऑन, एक थोड़ा-सा स्पेस होल किया जाता है बेटा, ताकि यहाँ से एयर आर-पार हो सके। एयर की प्रेज़ेंस आपके पास रह रह सके, क्योंकि यहाँ पर हमें फ्यूल को कंबशन करना पड़ता है। तो उसके लिए एयर की ज़रूरत पड़ती है। एयर की ज़रूरत का मतलब है कि ऑक्सीजन की ज़रूरत पड़ती है। ठीक है? तो यहाँ से ऑक्सीजन गैस बेसिकली हम बोल सकते हैं कि हमें सप्लाई करनी पड़ती है। क्लियर है? इसी के साथ में यहाँ पर एक आपके पास इधर लेफ्ट में बेटा, यहाँ पर एक स्टीरर रखा जाता है। ये आपके पास क्या है? स्टीरर है। स्टीरर क्या है? कॉन्स्टेंटली यहाँ पर जो भी सामान रखा जाता है, बेसिकली यहाँ पे क्या होता है बेटा, वाटर आपके पास होता है। इस वाटर को यहाँ पे इसको घुमाता रहता है, ताकि जब आपकी हीट इन्वॉल्व यहाँ पर होगी, वो अच्छे से यूनिफ़ॉर्मली पूरे के पूरे इस वेसल के अंदर सर्कुलेट कर सके। तो उसके लिए हम यहाँ पर स्टीरर लगाते हैं। ठीक है? और राइट साइड में यहाँ पर एक थर्मामीटर भी रखा जाता है बेटा। ये आपके पास क्या है? थर्मामीटर है, जो टेम्परेचर चेंज को नोट करेगा। टेम्परेचर चेंज को नोट करेगा। पहले कितना टेम्परेचर था, बाद में जब हीट एक्सचेंज यहाँ पर हुई है बेटा, तो डेल्टा एच टेम्परेचर कितना राइज़ किया है, वो हमें यहाँ पे नोट डाउन करना पड़ता है। क्लियर है? अब इसी के बीच में इस छोटे डिब्बे के अंदर यहाँ पर एक स्पार्कल प्लग भी डाला जाता है। ये एक स्पार्कल है। एक प्लग है बेटा, स्पार्कल प्लग जिसको हम बोलते हैं, और इसके इस स्लैब के ऊपर बेटा एक फ्यूल रखा जाता है। ये जो स्टील का वेसल है यहाँ पे, इसके ऊपर फ्यूल रखा जाता है। ठीक है? ये इसका कंस्ट्रक्शन है, जब हम ये बॉम्ब कैलोरीमीटर को समझते हैं। अब देखो, सबसे पहली चीज़ बॉम्ब कैलोरीमीटर मतलब आपके पास कैलोरी किससे मतलब करती है? हीट से मतलब करती है। आपको पता है कि 1 कैलोरी है वो 4.2 जूल के इक्वल होती है। मतलब एक ऐसा इंस्ट्रूमेंट जो हीट को आपको मेज़र करके बता रहा है कितनी हीट आपके पास हो रही है। अब ये जो सिस्टम होता है ना बेटा, ये किस पे काम करता है? ये बोलता है कि हीट प्रोड्यूस्ड जो आपके पास होती है, वही हीट एब्ज़ॉर्ब के इक्वल होती है। मतलब ये सिस्टम आपको बोलता है, ये सिस्टम इसी चीज़ के ऊपर, इसी प्रिंसिपल के ऊपर काम करता है। इसको आप जनरल प्रिंसिपल भी बोल सकते हो। जनरल प्रिंसिपल ऑफ बॉम्ब कैलोरीमीटर क्या होता है कि यहाँ पर जितना हीट प्रोड्यूस्ड हो रहा है बेटा, इस सिस्टम के अंदर जितना हीट प्रोड्यूस्ड हो रहा है, उतना ही हीट आपके पास कंप्लीटली एब्ज़ॉर्ब होता है। ये आपका जनरल प्रिंसिपल हम लेकर चलते हैं इस बॉम्ब कैलोरीमीटर का, कि जितनी हीट आपके पास प्रोड्यूस्ड होएगी, उतनी ही एब्ज़ॉर्ब होएगी। इतनी बात क्लियर है? ठीक है? अब देखो, अगर मैं यहाँ पर बात करती हूँ बेटा, आपके पास कितनी हीट आपके पास प्रोड्यूस्ड होएगी, कितनी हीट आपके पास एक्सचेंज होएगी, इसको फ़ॉर्मूले के रूप में देखो आप। हम क्या बोलते हैं? डेल्टा H इक्वल टू एनसीपी डेल्टा T के इक्वल है। हम डायरेक्टली अगर हम फ़ॉर्मूले की बात करते हैं, डेल्टा सीपी डेल्टा T हम बार-बार लिखते हैं। ये वर्ड आपको यहाँ पे लिखना पड़ता है बॉम्ब कैलोरीमीटर से। अगर आपने इसका मतलब समझ लिया, तो सारी चीज़ें आपको समझ में आ जाएँगी। देखो बेटा, डेल्टा एच हमें निकालना है, मतलब एंथैल्पी बेसिकली हमें निकालनी है। एंथैल्पी का मतलब है कितनी हीट आपकी एब्ज़ॉर्ब हो रही है बेटा। आपने देखा है ना, हीट एब्ज़ॉर्ब और हीट प्रोड्यूस्ड दोनों इक्वल हैं। तो हीट कितनी प्रोड्यूस्ड हुई? डेल्टा एच प्रोड्यूस्ड हुई। कितनी हीट एब्ज़ॉर्ब आपके पास हुई? उसको किस फॉर्म में लिखा जाता है? सीपी इंटू डेल्टा टी की फॉर्म में लिखा जाता है। सीपी का मतलब यहाँ पे होता है आपके पास बेटा, सीपी का मतलब है कि इस सिस्टम के अंदर जो ये वाटर रखा गया है आपके पास, ये इसकी स्पेसिफिक हीट कितनी है कांस्टेंट प्रेशर के ऊपर। इस पूरे सिस्टम की जो स्पेसिफिक हीट बेटा आपके पास है, मतलब आप क्या बोलोगे, सीपी या सीवी जो आपके पास है बेटा, वो क्या होता है? स्पेसिफिक हीट है पूरे के पूरे बॉम्ब कैलोरीमीटर की। जितनी इसकी स्पेसिफिक हीट रहेगी बेटा, और जितना टेम्परेचर यहाँ पर राइज करेगा, डेल्टा टी करेगा, उस सबको मिलके क्या बनता है? हीट प्रोड्यूस्ड बनता है आपके पास। मतलब एनसीपी डेल्टा टी को हम क्या बोलते हैं? डेल्टा एच बोलते हैं।
अब स्पेसिफिक हीट है, सीपी है, जितना भी हमने यहाँ पे वाटर लिया है बेटा उसके हिसाब से हम नंबर ऑफ मोल्स के रिगार्डिंग बात करते हैं। एनसीपी आप लिखो इसको या सीपी लिखो। अगर एन की वैल्यू 1 हो जाएगी तो सीपी बन जाएगा। अगर नंबर ऑफ मोल ज्यादा अगर आपके पास बन रहे हैं तो एन हमें यहाँ पे मल्टीप्लाई करना पड़ता है। तो यहाँ पे कितना हीट प्रोड्यूस्ड हुआ है वो किसके इक्वल है, हीट एब्जॉर्ब के इक्वल आपके पास है। और हीट एब्जॉर्ब कैसे निकालेंगे, जितना बॉम्ब कैलोरीमीटर का आपके पास स्पेसिफिक हीट रहेगा और जितना टेम्परेचर वो राइज करेगा, दोनों का मल्टीप्लाई करेंगे तो वहां से आपके पास निकल जाएगा। क्लियर है, ये मैथमेटिकली है। अब देखो होता क्या है, ये आपके पास कंस्ट्रक्शन है बेटा। आपके पास यहाँ पे ये जो फ्यूल है, एक बार कलर चेंज करते हैं ताकि आपको थोड़ा सा डिफरेंस पता चल जाए। ब्लैक पेन ले लेते हैं। देखो ये आपके पास फ्यूल है बेटा। अब फ्यूल का काम क्या होएगा, कंबशन होना। फ्यूल आपके पास कंबशन करेगा मतलब जलेगा। अब जैसे ही आप यहाँ पे प्लग ऑन करोगे बेटा, तो प्लग क्या करेगा, इसको इग्निट करेगा, जलाने के काम आएगा। और उसके लिए आपको क्या चाहिए होती है, कंबशन के लिए आपको ऑक्सीजन की प्रेजेंस चाहिए होती है। तो यहाँ पे क्या करेगा, फ्यूल जलेगा। अब फ्यूल जलेगा क्योंकि ये कंडक्टिंग वॉल है, तो ये क्या करेगी, अपनी हीट को, हीट आपके पास प्रोड्यूस्ड रहेगी बेटा, तो इस हीट को इस कंडक्टिंग वॉल के थ्रू ये बाहर भेजेगा। बाहर यहाँ पे आपके पास हीट जाएगी क्योंकि कंडक्टिंग वॉल आपके पास लगी है। अब बाहर हीट जाएगी तो ये जो बाहर वाटर बेटा है, तो यहाँ पे टेम्परेचर क्या हो जाएगा, राइज हो जाएगा। ठीक है, स्टीरर क्या करेगा, जो हीट बाहर इवॉल्व आपके पास हुई है, बाहर प्रोड्यूस्ड हुई है बेटा, बाहर ट्रांसफर हुई है छोटे सिस्टम से बड़े सिस्टम के अंदर, तो ये जो हीट आपके पास ट्रांसफर हुई है, इसको यूनिफॉर्मली पूरे के पूरे इस सिस्टम के अंदर सर्कुलेट करेगा। ऐसा नहीं है कि एक साइड में ज्यादा गर्म हो जाए, एक साइड में थोड़ा लेट गर्म होए, तो उसकी वजह से टेम्परेचर की सही रीडिंग आपको ना मिले। आप चाहते हो टेम्परेचर आपको सही पता चले कितना चेंज हो रहा है, तो उसके लिए स्टीरर होगा ताकि वो हीट को अच्छे से एक यूनिफॉर्मली सर्कुलेट कर सके। तो टेम्परेचर राइज हो रहा है तो आपको पता है टेम्परेचर बढ़ेगा बेटा। जितना टेम्परेचर बढ़ेगा वो आप यहाँ से क्या करोगे, डेल्टा एच को आपके डेल्टा टी को आप यहाँ पे नोट डाउन कर लोगे। तो डेल्टा टी यहाँ पे मिल जाएगा। स्पेसिफिक हीट है वो अलग अलग होगी बेटा, किस पे डिपेंड करेगी, कितना आप यहाँ पे वाटर ले रहे हो, कितनी क्वांटिटी आप यहाँ पे ले रहे हो, उसके ऊपर डिपेंड करेगी आपके पास। तो क्या हो जाएगा, स्पेसिफिक हीट इनटू में आपके पास डेल्टा टी है वो डेल्टा एच के इक्वल आ जाएगी। तो यहाँ पर इस चीज का आपको यहाँ पे ध्यान में रखना है। क्लियर है। अब देखते हैं फॉर्मूले के अंदर कैसा काम आएगा। हमने पढ़ा है ना, मैंने आपको स्टार्टिंग में ही बताया है कि हम बॉम्ब कैलोरीमीटर को कैसे फॉर्मूले में यूज करेंगे वो हम यहाँ पर पढ़ने वाले हैं। तो अब जो चीज मैं बता रही हूँ पूरे लेक्चर की वेरी 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 इंपॉर्टेंट है, क्योंकि यहाँ से बेटा न्यूमेरिकल आएगा। ठीक है, अब देखो अगर मैं बॉम्ब कैलोरीमीटर की बात करूंगी बेटा, तो क्यू हमारे पास जनरली क्या आया है, सी डेल्टा टी के इक्वल है। सी आपके पास क्या है, हीट कैपेसिटी की हम बात करते हैं। ठीक है, तो Q की वैल्यू C डेल्टा T के इक्वल है। अब देखो आप नॉर्मली आपको यही वाला फॉर्मूला यूज करना है। क्यों, क्योंकि ये जो C आपके पास है बेटा, ये पूरे के पूरे बॉम्ब मतलब पूरे पूरे सिस्टम के लिए हम बात करेंगे। अब हमें पता है कि Q की वैल्यू दो चीजों से मिलकर बनी है, छोटा सिस्टम बड़ा सिस्टम। छोटे वाला जो आपके पास कंडक्टिंग वॉल है, स्टील वॉल आपके पास है बेटा, इसको हम बॉम्ब बोल रहे थे। मतलब यहाँ पे एक तो बॉम्ब आपके पास है बेटा और ये बाहर क्या है, वाटर है, दोनों की वैल्यूज को मिलके बनी होगी। मतलब Q की वैल्यू है वो आपके पास क्या हो जाएगी, एन सी डेल्टा टी प्लस में एन सी डेल्टा टी। एन किसके लिए, बॉम्ब के लिए, सी भी बॉम्ब के लिए बेटा। यहाँ पर एन वाटर के लिए, ये वाला जो सी है वो वाटर के लिए। तो Q की टोटल वैल्यू क्या होगी, दोनों को सम करके हो जाएगी। और अगर मैं स्पेसिफिक हीट की बात करूंगी बेटा, तो आपके पास यहाँ पे सी क्या हो जाएगा, यहाँ पे स्पेसिफिक हीट ऑफ बॉम्ब आ जाएगा, यहाँ पे स्पेसिफिक हीट ऑफ वाटर आपके पास आ जाएगा। ये फॉर्मूला यूनिवर्सल फॉर्मूला है जो हर जगह पे आपके पास अप्लाई होता है। ठीक है, तो आगे देखो। अब क्वेश्चन के अंदर आपको जनरली क्या दिया जाता है बेटा, जब भी आपको फ्यूल की वैल्यू दी जाती है, फ्यूल की वैल्यू आपको ग्राम में दी जाती है। आपको फॉर्मूले में क्या चाहिए, एन की वैल्यू चाहिए। मतलब आपको क्या करना पड़ेगा, नंबर ऑफ मोल्स वहां पर निकालने पड़ेंगे। और आपको पता है नंबर ऑफ मोल्स का मतलब है गिवन मास अपॉन में मोलर मास। तो एन की वैल्यू क्या हो जाएगी, एक्स जो भी आपको गिवन होगा और नीचे क्या हो जाएगा, मोलर मास के इक्वल हो जाएगी बेटा। तो जब भी फ्यूल की वैल्यू दी जाए बेटा, ग्राम के अंदर दी जाएगी, आप सबसे पहले मोल को निकालो। ठीक है, अब आपको पता है कि अगर मैं एन मोल्स की बात करूंगी बेटा, क्योंकि फॉर्मूला जो आपके पास है वो Q इक्वल टू सी डेल्टा टी आपके पास है बेटा। तो अगर मैं एन नंबर ऑफ मोल्स के लिए बात करूंगी बेटा, तो आपके पास हीट कितनी प्रोड्यूस्ड हो रही है, क्यू हीट आपके पास इन्वॉल्व हो रही है।
और अगर मैं 1 मोल के लिए बात करूँगी तो क्या आ जाएगा? Q बाय N आपके पास आ जाएगा। ध्यान में रखो मुझे 1 मोल का निकालना है बेटा। पहले ग्राम में दिया होगा, आप नंबर ऑफ मोल्स निकालोगे, नंबर ऑफ मोल्स निकालने के बाद 1 मोल के रिगार्डिंग आप हीट निकालोगे कि कितना हीट आपके पास इन्वॉल्व हुआ है। क्योंकि स्पेसिफिक हीट की जब हम बात करते हैं बेटा, जब हम आगे चल के फॉर्मूले में बात करेंगे, वो हम क्या बोलते हैं कि 1 डिग्री सेल्सियस बढ़ाने में टोटल कितनी हीट आपके पास इन्वॉल्व हो रही है वहाँ पे। तो यहाँ पे आपको 1 मोल के लिए निकालना है तो क्या आ जाएगा? Q बाय N आपके पास बेटा आ जाएगा। अब आपको पता है Q बाय N किसके इक्वल है? उसकी Q आपके पास Q वैल्यू के इक्वल आपके पास है। किस पे? एट कांस्टेंट वॉल्यूम के ऊपर। अब वॉल्यूम को कांस्टेंट क्यों रखा है? क्योंकि बेटा जो आपने पानी लिया था, पानी की वैल्यू तो सेम है ना, एडियाबैटिक कंडी आपके पास था। अगर यहाँ पे 100 ml पानी लिया है तो 100 का 100 ही रहेगा ना, वॉल्यूम तो चेंज नहीं हुई है। तो आपका जो Q बाय N है वो किसके इक्वल होगा? QV के इक्वल आपके पास रहेगा। और आपको पता है ये जो आपके पास QV है किसके इक्वल होता है? डेल्टा E के इक्वल आता है। तो ये वाला जो फॉर्मूला है, सेकंड इंपॉर्टेंट चीज है जो न्यूमेरिकल के अंदर हम करेंगे बेटा, वो इस तरह से करेंगे। मतलब आपको डायरेक्ट में ध्यान में रखना है कि आपको क्या करना है, Q बाय N इक्वल टू C QV इक्वल टू डेल्टा E की वैल्यू आपको फाइंड आउट करना है। मतलब Q बाय N निकालोगे, उसको डेल्टा E के इक्वल पुट पुट कर दोगे आप यहाँ पे। ठीक है। अब डेल्टा ई को निकालने का, क्योंकि हम क्या बोलते हैं, बॉम्ब कैलोरीमीटर क्या करता है? चेंज इन इंटरनल एनर्जी निकालता है। हम क्या बोलते हैं? हीट कितना क्यूवी आपके पास निकालता है। कांस्टेंट वॉल्यूम के ऊपर हीट एब्सॉर्ब या हीट इवॉल्व निकालता है, और वही आपके पास डेल्टा ई के इक्वल होता है, मतलब चेंज इन इंटरनल एनर्जी भी निकालता है। कितना आपके पास हीट प्रोड्यूस्ड हो रही है बेटा, 1 मोल के हिसाब से वो आपको निकाल कर देता है। तो ये सारी की सारी टर्म क्या है, हम अलग अलग बोल अलग अलग रहे हैं कि डेल्टा चेंज इन इंटरनल एनर्जी के काम करने निकालने में काम आता है, 1 मोल के रिगार्डिंग काम आता है, तीनों को हमने साथ में कंबाइन कर दिया फॉर्मूले के रूप में, जो डेफिनेशन हम पढ़ते हैं बेटा। तो आपको इस फॉर्मूले को ध्यान में रखना है कि Q बाय N आपका QV के इक्वल होता है, और वो आपके पास डेल्टा E के इक्वल होता है। और आगे हमने पढ़ा है बेटा, आज के लेक्चर के अंदर सबसे पहले हमने पढ़ा है डेल्टा H किसके इक्वल होता है? डेल्टा U प्लस में डेल्टा NRT के इक्वल है। डेल्टा आप E लिखो बेटा या डेल्टा U लिखो, एक ही बात है। दोनों आपका किसके लिए यूज किया जाता है? इंटरनल एनर्जी चेंज के लिए यूज किया जाता है। तो डेल्टा U की जगह मैंने E लिखा है तो E लिख लो, अगर या फिर यहीं पे डेल्टा U कर लो बेटा, क्योंकि हमने U पढ़ा है। ठीक है, तो डेल्टा H किसके इक्वल आ जाएगा? डेल्टा U प्लस डेल्टा NRT के इक्वल आ जाएगा। ठीक है, और हमने ये पहले लेक्चर के अंदर हम ऑलरेडी पढ़ चुके हैं। डेल्टा N मतलब क्या है? डेल्टा Ng से मतलब है, हम सिर्फ गैसियस मॉलिक्यूल्स को ही इन्वॉल्व करते हैं बेटा। ठीक है, तो डेल्टा N क्या हो जाएगा? N प्रोडक्ट का माइनस में N रिएक्टेंट का। कौन सी फॉर्म में? सिर्फ और सिर्फ गैसियस के लिए हम डेल्टा N की वैल्यू निकालते हैं। तो ये फॉर्मूले बेसिकली हमें यूज करने थे। ठीक है, एक ही जगह पे एक बार लिख देती हूँ बेटा, ध्यान से देखना। मतलब Q की वैल्यू C डेल्टा T आपको लेना है, मतलब Q इक्वल टू C T2 माइनस T1 लेना है। पहली चीज ये ध्यान में रखनी है। N की वैल्यू क्वेश्चन के अंदर जैसे ही ग्राम में दिया हो, सबसे पहले N का वैल्यू निकालो, गिवन मास अपॉन में मोलर मास करके निकाल लो बेटा। जैसे ही ये वैल्यू निकालोगे, आपको क्या करना पड़ेगा? आपको Q बाय N निकालना है। Q की वैल्यू आपको क्वेश्चन के अंदर दे रखी होगी, वो QV इक्वल टू डेल्टा E के इक्वल आपको रखनी है। और जैसे ही डेल्टा E की वैल्यू आ जाएगी बेटा Q बाय N करके आपके पास, तो आपको फॉर्मूले के अंदर डेल्टा H इक्वल टू डेल्टा E प्लस में डेल्टा NGRT के इक्वल रखनी है, वहां से हमारे पास डेल्टा H आ जाएगा। समझ आया आपके पास? तो आज का लेक्चर बड़े अच्छे से बेटा एक बार दोबारा से देखना, कॉपी में नोट डाउन करना, बहुत बहुत इंपॉर्टेंट है। अगले लेक्चर के अंदर हम इसके न्यूमेरिकल